अलेप्पो में सीरियाई विद्रोहियों का बड़ा हमला हुआ है। असल में सेना के टैंक्स पर कब्जा किया गया। 2 और T-90A और T-72M टैंक्स पर विद्रोही गुट की तरफ से कब्जा किया गया है। तो लगातार जो रेबल्स हैं, जो विद्रोही हैं, वो सीरिया में जंग में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 2 और टैंक्स पर कब्जा किया गया है विद्रोहियों की तरफ से। और हमा में विद्रोहियों ने मचाया तांडव। भीषण बमबारी के साथ ड्रोन से अटैक। असद सेना के ठिकानों पर बमबारी की गई है। और एक और बड़ी खबर, सीरिया के उत्तरी हमा में हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। टैंकों पर FPV ड्रोन से हमला किया गया। इलाके में ज्यादातर हमले फिक्स्ड विंग ड्रोन से किए गए। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अलेप्पो शहर पर कब्जे के बाद विद्रोहियों के हौसले बुलंद हैं। अब मनबिज पर कब्जे की तैयारी में हैं विद्रोही। सीरियाई विद्रोहियों का दावा, मनबिज को आजाद कराने के लिए चलाएंगे सैन्य अभियान। और देखिए एक और बड़ी खबर, तैयबत अल इमाम में घुसे सीरियाई विद्रोही। असद की सेना ने विद्रोहियों को वहां से खदेड़ा है। तो आप देखिए तैयबत अल इमाम में जो विद्रोही हैं वो दाखिल हुए, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बशर अल असद की जो सेना है उसने विद्रोहियों को यहां से खदेड़ने का काम किया है। और सीरिया के इदलिब में भीषण बमबारी। विद्रोहियों के ठिकानों को किया टारगेट। रूसी हवाई हमलों में विद्रोहियों को काफी नुकसान पहुंचा। रूसी على مدينة إدلب وسط إدلب الله أكبر। और देखिए इदलिब से बड़ी खबर, इदलिब में विद्रोहियों पर हमला हुआ। रूसी सीरियाई हवाई हमलों से दहला है इदलिब। विद्रोहियों के कई ठिकानों को टारगेट पर लिया गया। ये देखिए आप इदलिब में जहां पर जो विद्रोही है उनका कब्जा है, उन इलाकों पर रूसी सेना की तरफ से हवाई हमला किया गया। रूसी और सीरियाई हवाई हमलों से कैसे इदलिब दहला है ये आपको दिखा रहे हैं। और धर ताबड़तोड़ हमलों से दहला सीरिया का इदबिल और अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को टारगेट किया जा रहा है। रूसी सेना ने विद्रोहियों पर जोरदार हमला किया है। रिहायशी इलाकों में विद्रोहियों के छिपे होने की आशंका है। तो रूसी सेना ने विद्रोहियों को निशाना बनाया है और लगातार सीरिया की असद सरकार के समर्थन में रूस मोर्चा संभाल रहा है। तो देखिए अब जो विद्रोहियों का ऑपरेशन है वो दमिश्क है और इसको लेकर कैसे विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं आपको बता दें। अलेप्पो पर कब्जे के बाद आगे बढ़े हैं हयात यानी HTS के लड़ाके। HTS के लड़ाके हमा शहर पर अब कब्जे की फिराक में है, जो जानकारी सामने आ रही है। 24 घंटे में HTS ने जीता है 150 किलोमीटर का इलाका, यानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजधानी दमिश्क से सिर्फ अब ये 200 किलोमीटर दूर है। दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश में विद्रोही है। इदलिब और आसपास के इलाकों पर हवाई हमला किया गया है। रिफात शहर का ज्यादातर हिस्सा कब्जे में लिया गया है। एक दिन में 12 नागरिकों की मौत की खबर आ रही है, 42 घायल हो गए। 50 से ज्यादा सीरियाई सैनिकों की हत्या कर दी गई है। सेना के अड्डे पर कब्जा करके हथियार को जब्त किया गया है। तो असद सेना का वॉर प्लान क्या है, इस पर भी नजर डालते हैं। लड़ाकों के खिलाफ फिर खोला मोर्चा और रूसी हवाई हमलों में 20 विद्रोही ढेर हुए हैं। उत्तर पश्चिमी सीरिया में अतिरिक्त सेना तैनात की गई है। अलेप्पो में विद्रोहियों पर हवाई हमले तेज किए गए हैं। हमा में विद्रोहियों को रोकने की कोशिश जारी है। 514 नागरिक और सैन्य कर्मियों की मौत हो गई है। तो इस तरह से लगातार अब सीरिया की तरफ से भी ये सैन्य योजना बनाई जा रही है। हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। मनीष, सवाल यहां पर यही है कि जो कोशिशें हो रही हैं रूस के समर्थन के द्वारा सीरिया की तरफ से, क्या वाकई में वो अपने लक्ष्य को या अपने जो टारगेट्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे? क्योंकि इतना तो साफ दिख रहा है कि एक एक करके सीरिया सरकार शहरों पर से नियंत्रण खोती जा रही है। देखिए, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अलेप्पो और इदलिब इन दोनों शहरों का हश्र वही होगा जो एक समय में रूस जब चेचनिया विद्रोहियों से निपट रहा था और तब चेचनिया की राजधानी
ग्रोजनी का हुआ था, जब उसे पूरी तरह से मटियामेट कर दिया गया था। ये पुतिन स्टाइल ऑफ वॉर है, जिसमें अगर आपको किसी शहर पर कब्जा करना है तो फिर आप वहां पर जमकर बमबारी करते हैं, वहां सारी इमारतें ध्वस्त कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं और उसके बाद फिर उस इलाके में अपनी सेना भेजते हैं। अब चूंकि रूस का पूरी तरह से समर्थन हासिल है सीरिया को, तो उसी तरीके की बमबारी अलेप्पो में की जा रही है, इदलिब में की जा रही है। बहरहाल हमा में अगर आप देखें तो कुछ हाईवे में बढ़त हासिल हुई है सीरिया की सेना को, वहां पर उन्होंने विद्रोहियों को खदेड़ने में कामयाबी हासिल की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते में जहां विद्रोही बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब विद्रोहियों के साथ साथ सीरिया की सेना जिसे सपोर्ट रूस का हासिल है, ईरान का हासिल है, बल्कि तुर्की में जो कुर्द मिलिशिया हैं उनका सपोर्ट हासिल है और इसके अलावा फिर बहुत सारे लोग। तो यहाँ भी कंप्लीटली एक आइडियोलॉजिकल वॉर दिखाई दे रहा है, जहाँ एक तरफ रूस है, ईरान है, कुर्द सेना है और फिर इराकी मिलिशिया है और सीरिया की सेना है, वहीं दूसरी तरफ वो सारे लोग जिनको कहा जा रहा है कि वो वेस्ट प्रायोजित विद्रोही गुट है जो कि यहाँ पर लड़ रहे हैं, और जिसमें कि रूसी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके मुताबिक बहुत से ऐसे लोग हैं जो कल के दिन में इजराइल की तरफ से गाजा में लड़ रहे थे, वो भी अब यहाँ पर लड़ने के लिए आ गए हैं सीरिया की सेना से। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के। और देखिए, सीरिया से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख करें। अलेप्पो में दर्जनों सैनिकों का सरेंडर हुआ है। अल-कायदा ब्रिगेड के हवाले सैनिकों को फांसी दे सकते हैं विद्रोही, जो खबर आ रही है सामने। तो आप देखिए, जो विद्रोही है वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बैकफुट पर है असद की सेना और बड़ी संख्या में अल-कायदा ब्रिगेड के सामने सैनिकों का सरेंडर। और जंग में विद्रोहियों से मुकाबले के लिए इराक ने भेजी सेना, इराक ने असद की मदद के लिए भेजी है सेना। 30,000 से ज्यादा सैनिक सीरिया पहुंचे। अलेप्पो में लगातार हमलों के बाद भेजे सैनिक। तो एक तरफ राष्ट्रपति बशर अल असद हैं, तो दूसरी तरफ एकजुट हुए विद्रोही संगठन। इसमें बशर के पास सेना है जिन्हें सबसे बड़ी मदद रूस से मिल रही है, तो दूसरी तरफ विद्रोहियों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी खेप दे रहा है अमेरिका। वहीं ईरान अपने प्रॉक्सी के सहारे असद की मदद कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ तुर्की ने भी अपने प्रॉक्सी जंग में उतार दिए हैं। उधर हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूटे इजरायल ने भी सीरिया में अल कायदा के साथ असद सरकार के खिलाफ एंट्री की है। और अलेप्पो में सेना की हार पर खुलासा हुआ है, आधुनिक उपकरणों से लैस है विद्रोही। जी हां, अलेप्पो में सेना का संचार बंद किया। अमेरिकी उपकरण होने का अंदेशा जताया जा रहा है। अमेरिका के दिए उपकरणों से लैस है ये विद्रोही, अत्याधुनिक हथियारों से, और इसीलिए जब सीधी जंग हुई तो ये विद्रोही सीरिया की सेना पर भारी पड़ते नजर आए। तो विद्रोही गुटों के पास हथियारों का जखीरा है। हथियार कौन कौन से आप जरा देखिए। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका से M16 राइफल मिली हुई है विद्रोही गुटों को। इसके अलावा अमेरिका से M240 मशीन गन, और साथ साथ ब्रिटेन की अगर बात करें तो विक्स मशीन गन मिली है और M26 ग्रेनेड मिला है अमेरिका से। तो ये लगातार जो सपोर्ट है वो विद्रोहियों को मिला हुआ अलग अलग देशों से। इसके अलावा M72 रॉकेट लॉन्चर की बात करें, अमेरिका की तरफ से हथियार दिया गया है। मिलान एंटी टैंक मिसाइल की बात करें तो ये फ्रांस से दिया गया है, और अमेरिका ने ही BGM-71 टैंक मिसाइल दी है, और अमेरिका की तरफ से FEB-92 स्ट्रिंगर मैनपैड्स भी दिए गए हैं। तो ये जो हथियार है वो रेबल्स को दिए गए हैं NATO फोर्सेस की तरफ से। जॉर्जिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है और 200 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। प्रदर्शन के दौरान 113 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए। और प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाहर फोड़े पटाखे, सड़कों पर की धुआंधार आतिशबाजी। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। जॉर्जिया में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, फायर क्रैकर से, पटाखों के जरिए ये अपना विरोध जता रहे हैं। जॉर्जिया में प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ भी झड़प हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। ये देखिए आप। और जॉर्जिया के तिब्लिसी के साथ साथ कई इलाकों में प्रदर्शन चल रहा है। बटूमी, जुगदीदी और जेस्टा फोनी में भी प्रदर्शन चल रहा है। बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रदर्शनकारी।
और देखिए एक और बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों को पुलिस खदेड़ने में जुटी है। जॉर्जिया के हालात इस वक्त लगातार आपको बता रहे हैं। स्पेशल फोर्स का किया जा रहा इस्तेमाल। रूस्वेली स्क्वायर पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पीछे धकेला है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। तो जॉर्जिया के लगातार खराब होते हालात पर यह तस्वीरें और ये जानकारी आपके सामने। और अब बात बांग्लादेश की, तो आज चिन्मय प्रभु की जमानत पर सुनवाई होनी है। चटगांव की अदालत में होगी सुनवाई। एक हफ्ते से जेल में बंद हैं चिन्मय प्रभु और आज उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो जमानत याचिका दायर की गई उस पर होनी है सुनवाई। तो बांग्लादेश की बात करें, हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है। इस्कॉन के संतों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है। आज बांग्लादेश की अदालत चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। चटगांव की एक अदालत ने पिछले सप्ताह राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास की जमानत पर सुनवाई के लिए 3 दिसंबर यानी कि आज की तारीख को तय किया है। हर रोज मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। बांग्लादेश के हालात है ये। बांग्लादेश में हिंदुओं का जीवन काफी मुश्किल होता जा रहा है। भारत से लेकर दुनिया भर के तमाम देशों में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं भारत बांग्लादेश के पेट्रोपोल बॉर्डर पर 20,000 हिंदुओं ने हुंकार भरी है। एक दिन के लिए ट्रेड बंद कर दिया गया है। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों और यहां गिरफ्तार आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास की रिहाई के विरोध में पश्चिम बंगाल बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया है। और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में आवाज बुलंद की है। और वहीं पेट्रोपोल बॉर्डर की बात की जाए तो यहां पर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा, यह आपको दिखाते हैं। If the government is not taking appropriate step and that neutralize the matter, next week 5-day continuous trade blockade will be happen. Our program and movement are continuing. It's not a movement. It's a fight for existence of the Hindus in Bangladesh. और पेट्रोपोल बॉर्डर पर एकजुट हिंदुओं ने बांग्लादेश सरकार को पहला झटका दिया है। एक दिन के लिए बांग्लादेश के साथ ट्रेड बंद कर रहा, कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन पर एक दिन के लिए रोक रही और अगले हफ्ते 5 दिन कारोबार बंद रखने की तैयारी भी की जा रही है। हमले बंद नहीं हुए तो जनवरी से ट्रेड पर रोक की मांग की गई है। तो पेट्रोपोल बॉर्डर बांग्लादेश के लिए आखिर क्यों अहम है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल भारत बांग्लादेश के बीच 70% कारोबार इसी बॉर्डर के जरिए होता है। साल 2024 में अभी तक का 30,420 करोड़ का व्यापार हुआ है। इसी बॉर्डर से हर साल 6 लाख बांग्लादेशी भारत आते हैं। और सियासी बयानबाजी कैसे हो रही है, सियासी एजेंडे कैसे साधे जा रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। और 1941 में बांग्लादेश में 28% हिंदू था, आज हो गया 7.65%। बांग्लादेश में कम हो रहा है और आज यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। तो कौन, ये क्या प्रमाण करता है? यूएन पीस कीपिंग फोर्स बांग्लादेश में नहीं चाहिए। वो तो बांग्लादेश सरकार और भारत सरकार तो डिसाइड करेंगे और यूएन डिसाइड करेंगे। शांति का पीस कीपिंग फोर्स यहाँ दरकार है, जहां पर दंगा लगाया जाता है। मुर्शिदाबाद का बेलडांगा में दंगा लगाया गया, कौन लगाया, इसको एनआईए इन्वेस्टिगेशन करे। हमारा चीफ मिनिस्टर क्लियर करके बता दिया कि बांग्लादेश एक अलग वो देश है और हम लोग एक स्टेट है। सो हमारा तरफ से, स्टेट के तरफ से ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो जो करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो करेगा वो रीति माफिक स्टेट सपोर्ट करेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ तो करना चाहिए। ये जो रेगुलर इंसिडेंट और जो रेगुलर जो न्यूज़ आ रहा है वो तो ठीक नहीं है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है और उसका पार्टी भाजपा यहाँ पर धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है, तो ये कैसे तो सीएम ने बोला तो आप लोग कुछ कीजिए। देखिए, जाहिर है बांग्लादेश के अंदर वहाँ पे हिंदू भाइयों के साथ ज्यादती हो रही है, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। वही काम भारत के अंदर हो रहा है। गुजरात के अंदर मस्जिदें डिमोलिश कर दी गई, कब्रिस्तान ख़त्म कर दिए गए। उत्तराखंड से खबरें आती हैं मस्जिद के ख़िलाफ़। उत्तर प्रदेश में संभल आप देख ही रहे हैं, बदायूं से खबर आ रही है, वहाँ पे भी मस्जिद का झगड़ा पैदा किया जा रहा है।